और सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। यहाँ युवा संसद का आयोजन, युवा संसद कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं, संबोधित करने जा रहे हैं। निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतध्वनि से स्वागत कीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित यूथ पार्लियामेंट के आज के इस आयोजन में, जिसका सब्जेक्ट इमरजेंसी है, आपातकाल है, और ऐसे इस आयोजन में युवा मोर्चा के इस पूरे आयोजन को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ है, प्रदेश का नेतृत्व भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय सांसद और यशस्वी अध्यक्ष जी ने विस्तार से सारी बात कर दी। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर मौजूद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट दिल्ली, माननीय चहल जी का भी अभिनंदन। रोहित चहल जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता, आंखों में वैभव के सपने, जोरदार अभिनंदन वैभव भाई के। हमारी महापौर जी श्रीमती मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस सभागार में मौजूद माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, सभापति, क्या मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया? अच्छा, प्रधानमंत्री जी। और इस अवसर पर आप सभी यूथ पार्लियामेंट के माननीय सभी, ये आज के इस पार्लियामेंट के, यूथ पार्लियामेंट के माननीय सांसदगण, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना, मंत्रिमंडल भी बना, मैंने सुना बना है। देखो, ये है आनंद हमारे बीच, ये होना चाहिए। लोकतंत्र में हमारा इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए इस रोचकता के भरोसे से अपने में से जब हमको मौका मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये अपने अरमान सबके दिल में रहते हैं। तो अरमानों का मूर्त रूप लेने के लिए आज आप सब लालायित। मैं 2-4 लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा, तो आप में से अपन संवाद करते बात कर लें। अध्यक्ष जी, यहाँ तो आपकी अनुमति लगेगी, अब बाकी की तो लगेगी नहीं। सभापति जी ने अनुमति दे दी, भाई है, बड़े उदार हैं, बहुत अच्छे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपातकाल के 50 वर्ष हुए और आज इस पे क्यों बात करने, क्या जरूरत है इसकी बात करने की? नेता प्रतिपक्ष से पूछ लेते हैं। मेरा ये मानना है, सबसे पहले आपको अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, एक मिनट में थोड़ा संशोधन कर दो, यहाँ अध्यक्ष को संबोधित करके बात कर लो ना। ये सेक्रेटरी महोदय है, अध्यक्ष जी अब चलो माफ करना, चले कोई बात नहीं, हम समझे आपने टेम्परेरी व्यवस्था उनके नीचे करा दी। चलिए कोई बात नहीं, बताएं। मेरा ये मानना है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तभी हम सीख लेते हैं। तो आज अगर हम इतिहास का संशोधन करेंगे तभी हम ये सीख पाएंगे कि हमने क्या गलतियां की, हमारी सरकारों ने क्या गलतियां की जो आगामी आने वाली पीढ़ियों को नहीं करनी है और आगामी आने वाली सरकारों को भी नहीं करनी है। धन्यवाद। मैंने प्रश्न क्या किया था, ध्यान में क्या किया था कि हम इमरजेंसी को के बारे में फिर से क्यों ये मॉडल पार्लियामेंट के लिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए आपकी बैठ, बहुत धन्यवाद। और कौन बोलेगा? मेरा प्रधानमंत्री से पूछे, ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष में तो आपका नंबर आ जाता है सब। नेता सदन तो वो तो प्रधानमंत्री तो हुए। आप बताएं। सभा में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगणों को मेरा शिक्षक नमन, नमस्कार। मान्यवर, इमरजेंसी या आपातकाल की पे चर्चा करने की जरूरत आज हमें इसलिए है कि 1975 से 2025 तक का ये जो सफर है, इस सफर में हमारे लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव थे।
और इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार बनाने के लिए जो आइडियल स्टेट है उस आइडियल स्टेट को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इमरजेंसी जैसे कानून और उनकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे हमने कैसे डील किया और हमको कैसे उनसे बचना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी में हुआ क्या था? जी माननीय साहब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई, आपातकाल लागू हुआ, तो उसमें कई सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशन एक आधी बताओ, पहले एक ही बताओ, है ना, क्या हुई? माननीय सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है, वही तुम्हें पूछना चाह रहा हूँ। माननीय हमारे संविधान ने हम सभी को एक मौलिक अधिकार दिया और वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आज आपके समक्ष अपने मन की बात कह पा रहा हूँ, ये एक मौलिक अधिकार है जो मुझे मेरा संविधान देता है। बहुत अच्छा। पर जब इमरजेंसी लगी तो मुझसे मेरा ये मौलिक अधिकार छीन लिया गया। बहुत अच्छा, बैठे बैठे, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे क्या हुआ इमरजेंसी में? अब बीच वालों को बुला लेंगे, इन्हें नहीं बोला अभी तक, एक आधा कौन आपने से खड़ा हो जाओ। हाँ बता दो, माइक इधर दे दो। सर, सबसे पहले सभी आदरणीय महाजनों को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा सुझाव दूं, सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात कर लो। आपसे है ना, अपनी जो आपको कहना है एक शब्द में बोल दो कि आपको इस इमरजेंसी में सबसे खराब क्या लगा, ये बता दो। सर, मेरे हिसाब से जो हमारे मूल अधिकार थे, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, उन्हें छीन लिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 व 21 भी शामिल थे। इसका मतलब ये है कि ना अब हमारे पास राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार था, ना हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी और ना ही हमारे पास जीने का अधिकार यानी फ्रीडम टू लाइफ भी नहीं था। ये सब जीने का भी नहीं था। जी नहीं सर, आर्टिकल 21 तक निलंबित कर दिया। जीने का अधिकार तो थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं सर, बट अरे एक थोड़ा संशोधन तो कर लो बहन जी। क्या है, जीने का अधिकार जेल में दे दिया है घर से उठा के। Yes. लेकिन जीने का अधिकार तो था भैया, कोई गलत तो नहीं है। जीने का अधिकार नहीं मतलब सबको मृत्यु दंड दे दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर, बट जब न्यायपालिका को नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब दूसरे का नंबर आ जाए। अब जरा आपके यहाँ से गया उधर जा रहा हूँ, ये तीसरे नंबर कॉलम पे इधर ले लो। जो खराब लगा वो क्या था, छोटे से मैं बोलूं, बहुत लंबी चौड़ी बात बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो। पढ़ के तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब अपने मन की बात बता दो। सर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलत चीज ये हुई थी कि नसबंदी हो गई थी, तो बहुत गलत लोगों की घर के खिलाफ लोगों की नसबंदी करा दी गई और उसके बाद चलिए, आपने बहुत अच्छा ये ठीक कहा कि नसबंदी यानी जनसंख्या नियंत्रण एक विषय हो सकता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर कई लोगों के साथ जो अन्याय कर दिया वो बहुत बड़ा विषय बना था। उस समय मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। लोग मजाक भले समझ, लेकिन तुमने अच्छा विषय उठाया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम था आपका? आनंद, वाह बहुत अच्छा। और इधर इसको देना है, एक कुर्ते पजामा ले लेना, नेताजी को लाओ अच्छे सामने, बहुत अच्छा। मान्यवर, जो सबसे गहरा और सबसे इम्पोर्टेंट विचार जो था इमरजेंसी में जिसका उल्लंघन हुआ वो था जुडिशरी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना। मानिए कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है उस पर आपको जस्टिस कौन देगा? जुडिशरी। जब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई इमरजेंसी में तो ये साफ था कि आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। नहीं तो कैसे हुई है, कुछ उदाहरण दे दो ना, क्या हुई? मान्यवर, सबसे पहले तो जब केशवानंद भारती जी का केस हुआ उसमें जब सरकार को फैसला रास नहीं आया तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया, जिसमें कोर्ट्स को यह अधिकार था कि वो उन कानूनों को निलंबित कर सकते हैं जो संविधान में जो पार्ट 3 है हमारा। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, है ना, बहुत अच्छा। अब आगे बताओ भैया, कौन बोलेगा? अरे आप थोड़ी बोलोगे, आप तो सचिव हो। चलो इनसे ही पूछ लो यार एक बार, चलो इधर ले लो। सर, एक जरा क्या हो रहा है कि थोड़ा
आप अपने उसमें आ जाओ, मौलिक बातचीत में एक आध शब्द में बात कर लोगे तो कई लोगों से बुला लूंगा, नहीं तो क्या होगा कि बड़ी लंबी भाषण देने में वो विषय कम हो जाता है। तो एक आपको जो सबसे खराब लगा वो बात आपातकाल के दरमियान, वो थोड़ा बता दो क्या है। महोदय, जब आर्टिकल 300 मानने की बात की जाती है, लेकिन उसमें 3 बिंदु थे। उन 3 बिंदुओं में से किसी एक भी बिंदु पर उस समय चर्चा नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी उस समय इमरजेंसी लागू कर दी गई। ये सबसे घिनौनी बात मुझे लगी। बहुत कोई बात। और आगे कौन बता रहा है? अरे खड़े होकर थोड़ी बैठ के हाथ करो ऊपर। हाँ, सीधा साधा आदमी को लाना पड़ेगा भाई, मेरे जैसा देखना पड़ेगा। वो आखिरी वाले को बुलाओ जरा, उसको, वो आखिरी बैठा है। हाँ, एक माइक पहुंचा दो भैया उनके पास। वो जरा, हाँ माननीय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज और जो सभी को लगना चाहिए बुरी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है कोई भी निर्णय लेता है तो उसे अपनी कैबिनेट से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, कैबिनेट की बैठक लेनी पड़ती है। पर इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की बैठक के डायरेक्ट निर्णय लिया और राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसको पारित करवा दिया। वाह, क्या नाम आपका? सर समीर सेन। समीर सेन जी। क्या करते हो आप? मैं युवा मोर्चा में नगर महामंत्री उधर सीहोर में। और पढ़ते लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पढ़ते लिखते हैं। तो क्या करते हो वो भी तो बता दो। पॉलिटिक्स से करा सर मैंने। ठीक, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। और आगे सर नमस्कार। सर यहाँ पीछे अंतिम पंक्ति वाला व्यक्ति। अरे तुम का अंतिम वाले बैठो, अभी जब तुम बड़े पक्के नेता हो। थैंक यू। चलो बोली दो यार, कोई बात नहीं। नाम बता दो। सर मेरा नाम विवेक भास्कर है, मैं निवाड़ी जिले से आया हूँ, जहाँ सर आपको कल जाना है। अरे भाई सर पक्की तैयारी से आए हो। अब तुमसे संभल के बात करना पड़ेगी, कल मेरा घेराव मत कर लेना। नहीं। सर मेरा मानना ये है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को देश में आंतरिक अशांति बता देना ये देशद्रोह था, और इस द्रोह के कारण के आपातकालीन जब इस देश पे लगाया गया तो इस देश में एक बहुत बड़ी विसंगति ये हुई कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी का स्वप्न अपनी आंखों से देखा था, उन्हीं लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके साथ क्रूरता की गई, बर्बरता की गई, नसबंदी हुई, और जो इस देश अरे रे भाषण लंबा हो गया। सबसे खराब क्या लगा ये बता दो एक शब्द में। सर मुझे सबसे खराब ये लगा कि नसबंदी हुई और संविधान। अरे वो तो हो गई पहले ही, अब तो आप जो आगे बढ़ाओ। दूसरा आप और कोई जो विषय छूट गया वो बताओ। सर एक अतिरिक्त आग्रह कर रहा हूँ। अब हो गया, आप तो कोई आपको एक आध आइटम बताना तो बता दो। देखो प्रधानमंत्री जी आपके दल के लोग मानते ही नहीं है। सर मेरे जिले में विधि महाविद्यालय हो जाए, मेरा आपसे अंतिम आग्रह है सर। अरे ये कहाँ से हो गया बीच में? ये विधि महाविद्यालय हो गया। बहुत धन्यवाद, जरूर करेंगे, है ना, चिंता मत करो। हाँ मंत्री जी प्रणाम। आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे जो सबसे खराब चीज उसमें लगी, उसको मैं सिर्फ 4 अपनी कविता के पंक्तियों से बताऊंगा। तुम कवि हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ 4 लाइन बताऊंगा। हमने तो सांसद ढूंढा था कि धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, हाथ की कलम कहीं कुदाल हो गई थी, ये तिरंगा किसी का रुमाल हो गया था, और व्यवस्था कहीं गुलाम हो गई थी। इसलिए चले थे इंकलाब के लिए और हम जले थे आफताब के लिए। अब ये मेरे को ये समझा दो कि आपने इसमें एक बात क्या बोली? एक बात ये बोली सर के पूरी तरह से कविता में घूम गया लंबा चौड़ा। पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी ठप हो गई थी, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों के अधिकार छीन लिए गए। अब मैं कभी नहीं हूँ ना, मेरे पल्ले पे पड़ी थी इसलिए मैंने पूछा। चलो इधर वो कौन उठाएगा हाथ? एक कोई मासूम चेहरा कौन दिख रहा है? ये भैया को लाओ, ये भैया बीच वाले को। हाँ ये देखो, ये बहुत नमस्कार, प्रणाम मुख्यमंत्री महोदय। सर उस टाइम में मुझे जो सबसे गलत लगता है कि जो छात्र नेता जिन्होंने सर की उनका विरोध किया था उस समय की सरकार का। अरे सरकार का विरोध क्यों करा? सरकार ने क्या करा पहले ये बताओ ना। सर उन्होंने जो इमरजेंसी रूल अप्लाई किया था। इमरजेंसी रूल क्या अपनाया? सर बोलने की जो आजादी होती है वो छीन ली। ये तो इतनी बार बोल लिया सब। दूसरा कोई विषय बताओ जो अभी सर जो उनको जेल में बंद कर दिया गया था सर, वो गलत था छात्रों को। अच्छा, जो खुले थे उनके लिए क्या कर रहे थे?
जेल में बंद कर दिए तो ठीक है, लेकिन जो खुले थे उनके लिए भी कुछ था ना। कोई बात नहीं, चलो है ना, आगे बताओ। और कोई आगे। हाँ, बहुत देर हो गई, जरा बहन जी बुला लो। सर, सबसे पहले आज हमारे देश में विपक्ष के कई नेता बोलते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो ये भूल जाते हैं कि आपातकाल के टाइम पर न जाने कितने बड़े विपक्ष के नेता को अकारण गिरफ्तार कर दिया जाता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम बहन जी आपका? आकृति राजपूत है। आकृति राजपूत। आकृति राजपूत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कौन बताएगा? चलिए, टोपी वाले को दे दो, हिमाचली टोपी, बढ़िया दे उनको भाई। मेरा नाम स्नेहल है और मैं LMCT कॉलेज का छात्र हूँ। सर, जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी वो ये लगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि आपने माल प्रैक्टिसेस का यूज किया है, जैसे कि विष्णुदत्त जी शर्मा जी ने बताया कि माल प्रैक्टिसेस का यूज करने के बाद भी आपने अपनी तानाशाही चलाई और बिना सोचे समझे इमरजेंसी लागू कर दी। ये कहीं से कहीं तक मुझे सही नहीं लगा और इसी के कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो ये वो बात थी जो मुझे सबसे बेकार लगी। बहुत अच्छा। अब जरा खत्म होने वाला आ गया नंबर, एक आध आखिरी कौन बताएगा? तो टास्क कराएं क्या? तुम होशियार हो, माइक पहले हाथ में ले रहे हो, हाथ ऊंचा कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। सर, सबसे बुरा मुझे ये लगा कि सर, जिस मिसा एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा था और आज के कुछ जो राजनेता हैं कांग्रेस के साथ मिले पड़े हैं, वो जो जैसे लालू प्रसाद यादव अपने बेटी का नाम मिसा रख दिए और आज उसी कांग्रेस के साथ वो बैठ के सरकार और सत्ता चलाते हैं, ये बहुत बुरा चीज लगा। बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? बहुत अच्छा सर, मेरा नाम अविनाश पांडे, मैं बिहार औरंगाबाद से। बहुत अच्छा, जभी पक्के वाले लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भैया, अब तो टाइम खत्म हो गया है। एक लास्ट वन। तुम्हारा लास्ट के बाकी का सबका। नहीं सर, एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। इंसिडेंट नहीं, फिर जो सबसे खराब लगा वो बता दो। सर, ADS में सर, जब सुप्रीम कोर्ट में सर एक जज ने जुडिशियरी सिस्टम में जब ये पूछा जनरल से कि अगर किसी की हत्या कर दी जाती है कारावास में या गिरफ्तारी के समय इमरजेंसी में, तो वो भी कोई मुकदमा नहीं कर सकता सरकार के ऊपर। तो मतलब अगर गिरफ्तार कर लिया गया इमरजेंसी के समय किसी पॉलिटिशियन को, तो उसकी हत्या की जा सकती थी और निर्दोष लोगों की हत्या की जा सकती थी। एवं नसबंदी जो तो हो गई, आगे बढ़ो। सर एक जो छूट गया वो बताओ। सर, जो मानव अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया। सर, मैं बताऊं? सर, जो मीडिया की अब मर्जी से नहीं बोलना। सर, मैं बताऊं? चलो, आखिरी बहन को हमारी बुला लेते हैं, आप माइक दे दो। अरे माइक ले लो भैया, इधर आप जरा मैदान में ले आओ। सर, मैं एक लाइन प्लीज बोलना चाहूंगा। अरे उनको तो बोले, एक मिनट, जरा अनुशासन का भी पालन कर लो। बेटा, इधर माइक मत ले जाओ, उधर जरा दुनिया कौन सी में है। अब वो आखिरी उस बहन को बुलवा लो, बताओ बेटा, बोलो। सर, दिल्ली में अरे तुम इधर जाओ ना, जरा तुमको कह रहा है, यहाँ जाओ इनके पास। हाँ, बस बढ़िया, बताओ। सर, दिल्ली में सौंदर्यीकरण के नाम पे जो सत्ता के युवराज थे, उन्होंने प्राइड प्रोजेक्ट के नाम पे लाखों लोगों को बेघर किया था और उनकी हत्याएं भी की गई थी। ये देखो साहब, बहुत अच्छा, बधाई। आपका नाम बताना है? सर, वंशिका। वंशिका, बहुत अच्छा, अच्छी बात सुनी मुझे आपने, बहुत बढ़िया। मैं आज के इस अवसर पर इस यूथ पार्लियामेंट के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देखो, आप सबको मालूम था हमारा भाषण का 90% काम आपने पूरा कर दिया। मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही आप सबको मालूम है। ये जो अंदर की बात है, अब इसमें से जो 2-3 चीजें छूटी है, केवल वही मैं बोलूंगा। जैसे आज के इस समय में अगर आज आपातकाल होता तो क्या होता, इससे चालू करो। आपके हाथ में अखबार नहीं आता, ध्यान में आया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल पे समाचार
नहीं आते, आकाशवाणी पे समाचार नहीं आते, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जिस किसी को तुम क्या क्या चैट जीपीटी और क्या क्या करते रहते हो, वो सब खाली हो जाता है। अंदाज लगा लो कि अगर आज आपातकाल होता, उस दौर में समाचार पत्रों की लाइन काट दी, पेपर नहीं छपना चाहिए, आकाशवाणी पे समाचार उनके द्वारा जो बोला वही बोले, बाकी सब समाचार बंद। सारे प्रकार से जो अभिव्यक्ति की जो आपकी जो मोबाइल से मोबाइल पे बात कर रहे हो आप, वो मोबाइल भी पहले वो सुनेंगे तो आपको आपके मित्र तक जाने देंगे लाइन। अगर आप फोन पे भी आप बात कर रहे हो तो फोन पे भी आपकी लाइन कट हो जाएगी और आपको बंद कर दिया जाएगा। कल्पना करो कि वो कौन सा दौर है। और ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि केवल एक में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी, उन्होंने एक चुनाव में अपना भ्रष्ट आचरण किया। चुनाव के लिए गलत सलत तरीके से चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र में क्या होता है? पिटीशन लगी, राजनारायण जी हार गए और उनने सुप्रीम हाईकोर्ट में इस बात को सिद्ध किया कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो चुनाव लड़ा उसमें उनने सारी नैतिकता ताक पे रख करके सारे प्रशासन का उपयोग करके ये चुनाव जीत गई। अब ये केवल हमको समझने की जरूरत है। अगर ये हुआ है और कोर्ट उसको 3 साल सुनने के बाद इंदिरा गांधी जी के भी तर्क सारे सुने, राजनारायण जी के तर्क भी सारे सुने और विद्वान न्यायाधीश ने फैसला दिया कि ये मुकदमे में जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई, इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव में चुना जाना ये अवैधानिक है। अब इसमें क्या गलत था? कुछ गलत था क्या? लेकिन ये जो बात आई है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को, ये इनके जिन्स में है। अंबेडकर जी ने संविधान बना करके वो सारी बातें जोड़ करके कही थी कि इस संविधान में तो सब कुछ है, इसका पालन करना चाहिए, लेकिन ये पालन करने वाले हाथ में अगर वो गंदे लोग हो जाएंगे तो इस संविधान का फिर कुछ नहीं कर सकते। संविधान को पालन करने वाले, लागू करने वाले ही करप्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। संविधान में तो न्यायालयों को भी स्वतंत्रता थी। लोकतंत्र के अंदर संविधान की इस व्यवस्था के भावना के आधार पर तो मुकदमा चला था। तो 12 तारीख को तो मुकदमा का फैसला आया, लेकिन 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे देश में आंदोलित हो रहे। आप बताइए, कोई फैसला करे कोर्ट कहीं भी तो उसको लागू होने में कितनी देर लगना चाहिए? सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, आप कुछ और सोचते हैं। आपने वो कुछ नहीं किया। आपने उस फैसले को, फैसला देने वालों को और पूरे देश को अपनी दादागिरी से आपातकाल डिक्लेयर किया। अब आपातकाल करने के लिए भी, इमरजेंसी के लिए हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, संघीय पद्धति है। अर्थात इस देश के अंदर 2/3 राज्य सरकारें अगर उसको प्रस्ताव को भेजेगी तब इमरजेंसी लगती। किसी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, उनकी खुद की कैबिनेट के लोग भी नहीं आए और सुबह 6 बजे ऐसे ही जाकर के अपने कैबिनेट फर्जी बता करके और राष्ट्रपति से साइन करके लागू करा दिया। और लागू करने के बाद वो तांडव किया गया जो आप सबने बताया, उसका मुलम्बा कुछ भी चलाया। तो ये अगर मूल रूप से संविधान को न मानने वाला संविधान की आत्मा के साथ हत्या करने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो उस समय हुआ कि आज भी अगर अपने यहाँ सारा लोकतंत्र जिंदा कैसे रहता, प्रेस मीडिया जिंदा होना चाहिए, सोशल मीडिया जिंदा रहना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जुडिशरी जितनी कोर्ट है वो सब अपनी स्वतंत्रों को फैसले दे दे। उन्होंने तो और आगे बढ़ के निर्णय किया था। अगर उनके निर्णय पे लागू होते कि भविष्य में कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी भी दायरे में प्रधानमंत्री का पद नहीं आएगा, उनसे भी ऊपर हो जाएंगे तो भगवान हो जाओगे आप। जब कोर्ट से भी ऊपर होगा तो भगवान ही होगा, क्या बचा? अब आप बताओ, अगर ये सब होता तो लोकतंत्र जिंदा रहता क्या?
और इसकी लड़ाई लड़े हमारे सभी नेता ने सारे नेतृत्वकर्ता, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी तक सारे, और केवल राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर सारे लोग जो लोकतंत्र के लिए, तो ये केवल 22 साल में हो गया। 47 में देश आजाद हुआ, देश आजाद होने में 1000 साल की गुलामी लगी थी, और 1000 साल की गुलामी को 22 साल के अंदर ही कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था। अब अपने देश और देश के आसपास की तरफ देखो निगाह डाल के, अगर हमारे लोग वो लड़ाई नहीं लड़े होते तो आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पूरे देश और दुनिया के आसपास की निगाह डालोगे तो आपको तुलना मिल जाएगी। हमने ये जो लड़ाई लड़ी है, ये भाजपा, जनसंघ, संघ सबने मिलकर सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की लड़ाई है। और अब उसका आगे देखो, ये जो हमने उस समय देखा था, उनके वंश के आगे बेटे क्या करते हैं, 3 तलाक का फैसला हुआ है, बहनें बैठी है यहाँ पर, कोई भी बेटी का विवाह होके जाए, 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, वो केवल तलाक करे और बाय बाय हो जाए, कितना खराब निर्णय है। जिस माँ बाप की बेटी घर से जाती है, उसकी आत्मा से पूछो, जिस बेटी पे गुजरे उसके ऊपर बीती बात क्या होगी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे खराब कानून को आमतौर पर मान के चले पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती, तो कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए गए निर्णय को भी बदलने का पाप किसने किया? इंदिरा गांधी जी के बेटे ने किया, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष के पिताजी ने किया। वही लाइन है, जो मां कर रही वो बेटा कर रहा, वो बेटे का फिर बेटा कर रहा। वो आप राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? वो भी उसी लाइन पे चल रहे। मनमोहन जब पक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? पक्ष में थे तो वही कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर सर्वाधिकार संपन्न कैबिनेट ने निर्णय किया। उस कैबिनेट के निर्णय को फाड़ करके मनमोहन सिंह के मुंह पे फेंकने का काम कौन कर रहे हैं? वापस वही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और इनके माध्यम से अब फिर दूसरी नाटक, जब अपोजिशन में आ गए तो संविधान खतरे में, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो जो दादी ने नहीं माना था, वापस ये कह रहे हैं। जब इन पे आरोप चल रहे हैं और सब पे जब जमानत तक के मुकदमे चल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तानाशाही हो गई। तानाशाही हो गई कि लोकतंत्र आ गया। आपके ऊपर छोड़ता हूं, तानाशाही आई। अगर कोर्ट, तो कोर्ट के लिए तो सब बराबर, राजा हो या रंग, अपोजिशन वाला हो या पक्ष वाला, सबके लिए बराबर है। अगर उनके मुकदमे चल रहे हैं तो ये मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या? लोकतंत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बताओ, अब ये चुनाव हार जाए तो मशीन खराब, और चुनाव जीत जाए तो यहां तो ठीक है, वहां गड़बड़ है। तुम्हारी मन की हो जाए तो चलेगा, और मन के खिलाफ हो जाए तो ये नहीं चलेगा। तो मैं आज आपके बीच में ये इसलिए बात कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हमारे इस देश के अंदर जड़े हजारों साल से, और हजारों साल में मैं आपको 2-3 नाम बताऊंगा केवल। श्री कृष्ण भगवान ने अगर द्वारका में अपना राज्य का आखिरी समय रहा तो उन्होंने अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। आप इतिहास उठा के देख लेना। विक्रमादित्य ने अपना शासन चलाया, सुशासन चलाया, उनने अपने बच्चों को नहीं बनाया, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहाँ देश में समर्थ है, सक्षम है। इसीलिए हमारे बीच में अटल जी भी सरकार चला के गए तो लोकतंत्र सुरक्षित है। मोदी जी भी आज बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक परिवार से क्यों आना चाहिए, किसी भी परिवार का आना चाहिए। इसलिए गाय वाला यहाँ और देश में चाय वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये लोकतंत्र की रीत है। तो आज अपने ये युवा संसद के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, आज भले आप प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न पदों पे विराजमान हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं। अपने अपनी योग्यता और क्षमता से चलो। पार्लियामेंट का द्वारा दिया गया कानून प्रदत्त अधिकार, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है, और आपके माध्यम से भारत अनंत यात्रा पे आगे बढ़ता रहेगा। दुनिया के अंदर अपने प्रदर्शनी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। मेरी अपनी ओर से युवा मोर्चा के इस बहुत अच्छे आयोजन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।